फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ऊपरी पेट के बाईं ओर स्थित होता है। स्टमक अन्न प्रणाली इसोफेगस से भोजन को लेता है और भोजन अन्न प्रणाली के अंत तक पहुंचता है और नीचे यह इसोफेगियल स्पिंचर, लोअर इसोफेगियल स्पिंचर एक वाल के माध्यम से स्टमक में प्रवेश करता है। स्टमक भोजन को पचाने वाले एसिड और एंजाइम्स को स्रावित करता है। रगे नामक एक पेशी ऊतक की लकीरें पेट को रेखाबद्ध करती हैं, स्टमक को रेखाबद्ध करती हैं, लाइन अंडरलाइन करती हैं। पेट की मसल समय समय पर सिकुड़ती और खुलती रहती है। पाचन डाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो खाने का मंथन करती है। और पाइलोरिक स्पिंचर एक मस्कुलर वाल है जो भोजन को पेट से छोटी आंत में जाने की अनुमति देने के लिए खुलता है। ये देखिए साहब, हो गया, ये अंडरलाइन कर रहा है इसको। और ये पाइलोरिक स्पिंचर ये यहाँ पे है, ये यहां से खुलता है और फिर यहां से भोजन छोटी आंत में जाता है। ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप। इसके आगे फ्रेंड्स हम स्टमक डिजीज के बारे में बात करेंगे। एसिड रिफ्लक्स डिजीज। स्टमक में एक वाल है जो मांसपेशियों की एक अंगूठी है जिसे लोअर इसोफेगियल स्पिंचर कहा जाता है। जैसे ही भोजन इससे गुजरता है तो एलईएस बंद हो जाती है। अगर एलईएस, लोअर इसोफेगियल स्पिंचर, प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होती तो यह बहुत बार खुलती है। जो स्टमक द्वारा एसिड उत्पन्न होता है वो इसोफेगस में जा सकता है, जिससे सीने में जलन, हार्ट बर्न, हार्ट बर्न हम आपको पहले भी कहा चुके हैं, ये हो सकता है, जिसे गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स, जीआरडी भी कहा जाता है। एसिड रिफ्लेक्स डिजीज का एक सामान्य कारण पेट की स्टमक की असामान्यता है जिसे हाइटल हर्निया कहा जाता है। यह तब होता है जब पेट का ऊपरी हिस्सा एक एलईएस डायफ्राम से ऊपर चला जाता है। एक मांसपेशी जो स्टमक को आपकी छाती से अलग करती है, डायफ्राम। आमतौर पर डायफ्राम हमारे पेट में एसिड को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन अगर हाइटल हर्निया हो जाए तो एसिड ईसोफेगस में जा सकता है और एसिड रिफ्लक्स डिजीज के सिम्टम्स पैदा कर सकता है। एसिड रिफ्लक्स के और भी बहुत से कारण हैं। भोजन ज्यादा खाना, भोजन के बाद तुरंत लेटना, बहुत ज्यादा वजन, फैट, बहुत ज्यादा भारी भोजन करना, पीठ के बल लेटने या कमर के बल झुकना, सोने के समय खाना खाना, खट्टे पदार्थ खाना, टमाटर, चॉकलेट, पुदीना, लहसुन, प्याज या मसालेदार भोजन करना, या ऑयली फूड ज्यादा खाना, या शराब ज्यादा खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना, कॉफी लेना, चाय लेना, स्मोकिंग करना, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ये हो सकता है। या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे एस्पिरिन, इब्रोफिन, या कुछ मस्कुलर मेडिसिन हैं, उन वो खाना, या बीपी हाई की दवाई लेना, इनकी वजह से भी रिफ्लैक्स, एसिड रिफ्लैक्स डिजीज हो सकती है। और एसिड रिफ्लैक्स के सिम्टम्स में आपको हार्ट बर्न की एक समस्या मिलेगी, जो पेट में या चेस्ट में जलन होगी, गले तक भी ये जलन जा सकती है। रेगुटेशन, एक खट्टा कड़वा स्वाद वाला जो एसिड जो मुंह में जमा हो जाता है। एसिड रिफ्लैक्स डिजीज के अलग और भी सिम्टम्स हैं। उल्टी आना या
स्वेलिंग होना, बफरिंग होना, डिस्फोगिया होना, हिचकियां ज्यादा आना, जी मिचलाना, या फिर बिना किसी कारण के वजन कम हो जाना, या घरघराहट की आवाज आना, आवाज बैठ जाना, या गले में खराश, ये एसिड रिफ्लेक्स डिजीज के आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं बहुत से पेशेंट्स में। एसिड रिफ्लेक्स डिजीज के डायग्नोसिस के लिए बेरियम टेस्ट करा सकते हैं, जो ईसोफेगस के संकुचन की जांच करता है। ईसोफेगियल मोनोमेट्री ईसोफेगस, जो एसोफेगियल स्पिंचर के कार्य की जांच करता है। पीएच बैलेंस टेस्ट, जो एल्कलाइन और एसिड के बैलेंस की जांच करता है। एंडोस्कोपी, जो स्टमक की समस्याओं की जांच करता है, उनका पूरा निरीक्षण करता है। इन चीजों से आप एसिड रिफ्लेक्स डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपको पेशेंट की डाइट पे बहुत फोकस करना है, उसके लाइफस्टाइल पे बहुत फोकस करना है। अगर डाइट पे फोकस नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आप पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते। पेशेंट को कोशिश करें ज्यादा बॉइल्ड फूड ज्यादा से ज्यादा देना है। कम खाने के लिए पेशेंट को बोलना है कि खाना थोड़ा थोड़ा करके और कम करके खाएं, पेट भर के ना खाएं। एसिडिक चीजें ज्यादा ना खाएं, पानी का सेवन ज्यादा करें, फाइब्रस फूड ज्यादा से ज्यादा खाएं। लेकिन जब भी खाना है पेट भर के खाना है, टाइम से सोना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और प्रॉपर रेस्ट लेना है। ये चीजें अगर आप अपने पेशेंट के जब तक लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, उसके डाइट प्लान में चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते हैं। आप मेडिसिन दे देंगे, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, बट क्योर नहीं कर पाएंगे। और जो अदर पैथीज में भी हो रहा है, अदर मेडिसिन से भी हो रहा है। दूसरी चीज, कोई पेशेंट से आप हिस्ट्री लेंगे कि कितने टाइम से मेडिसिन खा रहा है, अदर किसी डिजीज की मेडिसिन तो नहीं खा रहा है। वो चीजें भी आप डिस्कस करके फिर पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देंगे। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में H2L1 H10 C15 H5A2 BE D6 में देंगे 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर। अगर ये LES लोअर इसोफेगियल स्पिंचर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहां पर आप इसी में F1 को ऐड कर देंगे D8 में, तो वहां पर आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। इसके आगे फ्रेंड्स एक चीज का बहुत ही जबरदस्त तरीके से फोकस करना है आपको कि पेशेंट के डाइट प्लान पे और लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि आप कितनी भी मेडिसिन खाओ, अगर लाइफस्टाइल को आप बैलेंस नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते,
तो आपको रिलीफ मिल सकता है, क्योर नहीं हो सकते। उसके डाइट प्लान को, उसके लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से आपको डायग्नोसिस में पूरी हिस्ट्री लेनी है। जब आप डायग्नोस करेंगे उसका कंप्लीट हिस्ट्री लेके, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देना है। और इंस्टेंट रिलीफ के लिए अगर किसी को एसिड बना हुआ है तो इसी मेडिसिन को D4 में डाल देंगे तो इंस्टेंट आराम तो आ जाएगा, लेकिन परमानेंट क्योर के लिए आप ये चीज करेंगे। बट अगर उससे पहले आप एंडोस्कोपी करा सकते हैं, उस पेशेंट का पीएच लेवल बैलेंस टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अल्कलाइन है या एसिडिक है। उसके हिसाब से या स्पिंचर काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से खुला हुआ नहीं है, या इसोफेगस में एसिड आ रहा है, क्या उसके प्रॉपर सिम्टम्स वही है, तो ये चीजें आप डायग्नोसिस करके उसको ट्रीटमेंट देंगे फ्रेंड्स। इसके आगे हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। अपच अक्सर एक ऐसी समस्या है जो गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, अल्सर या गाल ब्लैडर डिजीज, इनका संकेत करता है। और उसका ट्रीटमेंट भी उस बेस पे किया जाता है कि उसको ट्रीटमेंट क्या, डिजीज क्या है, किस रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम है। इसके सिम्टम्स भी ये हो सकते हैं स्वेलिंग, बेलिचिंग और गैस, कोई समुद्री बीमारी या उल्टी, मुंह में से एसिडिक स्वाद आना, खाना खाने के बाद पेट भर जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, पेट में दर्द, स्ट्रेस, निगलते टाइम अधिक हवा निगलना, डकार आ जाना, सीने में जलन होना, ये सब इंडाइजेशन के रीजन हो सकते हैं, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ये मेल और फीमेल किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। बट जैसे अल्सर है, उन लोगों को इंडाइजेशन मिलेगा। जीआरडी की प्रॉब्लम, उन लोगों को इंडाइजेशन मिलेगा। स्टमक कैंसर वालों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम मिलेगी। गैस्ट्रोपोरोसिस, इसमें उन लोगों को इंडाइजेशन मिलेगी। जिसको स्टमक इन्फेक्शन है उनको इंडाइजेशन मिलेगी। इंटेस्टाइनल डिजीज है उनको इंडाइजेशन मिलेगी। पेनक्रिएटाइटिस वालों को इंडाइजेशन मिलेगी। थ्रोट इन्फेक्शन वालों को इंडाइजेशन मिलेगी। या उन लोगों को इंडाइजेशन मिलेगी जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत तेज स्पीड में खाना खाते हैं, जिनकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, जो शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिनको थकान रहती है। और बहुत से लोगों को बहुत लंबे टाइम तक इंडाइजेशन हो सकता है। बट ये एक नॉन अल्सर इंडाइजेशन भी है। बट उनका लाइफस्टाइल मायने रखता है। बहुत सी फीमेल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको इंडाइजेशन रहती है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स की वजह से भी हो सकती है। क्योंकि मांसपेशियां, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मांसपेशियां हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रिलैक्स ना मिले। बढ़ते बच्चों द्वारा पेट में दबाव डालने से भी इंडाइजेशन हो सकता है। फ्रेंड्स, इंडाइजेशन के लिए पर्टिकुलर आप रीजन का पता करेंगे, बट उसके लिए आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये 4 बेसिक देंगे, जिससे उनका प्रॉपर तरीके से सिस्टम ठीक हो जाएगा। और वो 4 बेसिक में पहला बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, H2L1, H10C15। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये बेसिक नहीं पता है।
A2C5WE, ये 4 बेसिक हैं, सारे D4 में देने हैं। पहला बेसिक बिफोर मील, दूसरा बेसिक आफ्टर मील 10 मिनट्स, और 2 नंबर बेसिक को आप खाने के साथ भी दिलवा सकते हैं। 3 नंबर बेसिक आफ्टर मील 30 मिनट्स, और चौथा बेसिक है 4th नंबर बेसिक 30 ड्रॉप्स एट बेड टाइम। हाफ कप हॉट वाटर। अगर किसी को काफी टाइम से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इन बेसिक्स में से जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बेसिक को है उसको आप D8 में दे सकते हैं, 5th डाइल्यूशन में, वहां भी आपको मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 4 नंबर बेसिक को D4 में रखना है। फ्रेंड्स, इन 4 बेसिक के इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं, अदर डिजीज में भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ले चुके हैं हमारी टीम में। बहुत से डॉक्टर्स, हजारों लाखों पेशेंट्स पे ये रिजल्ट ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहां तक थी। कल हम स्टमक की अदर डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे।